जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लवण के बारे में। लवण क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और बातें करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लवण क्या होता है। लवण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो लवण क्या होता है? तो लवण एक आयनिक यौगिक होता है। यह अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है। लवण क्या होता है? एक तरह का आयनिक यौगिक होता है और यह अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है। अब आयनिक यौगिक क्या होता है आपके दिमाग में ये घूम रही होगी। तो आयनिक यौगिक वो ऐसा यौगिक जो आयनों के अदला बदले से बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड में आपको यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम के पास जो है धन आयन है और यहाँ पे है ऋण आयन। अब इस सोडियम पर धन आयन और क्लोरीन पर ऋण आयन कहाँ से आता है? तो देखिए जितने भी तत्व हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते रहते हैं, शेयरिंग करते रहते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 होता है और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 7। यानी उसके सबसे बाहरी कक्षा में, इसके सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम चाहता है कि अपना अस्थायित्व प्राप्त करे तो अपने बाहरी कक्षा में यह ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, तो इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर धन आयन आ जाता है और क्लोरीन को भी अपना अस्थायित्व प्राप्त करना होता है, अपना ऑक्टेट प्राप्त करना होता है। तो उसके लिए यह किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, इसलिए सोडियम पर आ जाता है प्लस आयन। और यहाँ पर क्लोरीन सिर्फ एक ही आयन, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है। तो यह अपना स्थायित्व प्राप्त करता है, यह भी अपना स्थायित्व प्राप्त करता है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दे करके करता है और ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर करता है और इसी के बीच एक बंधन का निर्माण होता है ना, और इसी बंधन से बनता है हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये इस बंधन की वजह से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यानी ये जो सॉल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड एक तरह का आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है। और ये जो आयनिक यौगिक होते हैं आयनों के अदला बदले से बनते हैं। अब देखते हैं जैसे में सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है, यानी लवण का निर्माण कैसे होता है। तो जो लवण होता है ना, जब हम लवण की अभिक्रिया अम्लों से कराते हैं, जैसे ये धातु हो गया, ये धातु, तो धातु की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो यह हमारा बन जाता है, जैसे जिंक हो गया, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट क्या है? एक तरह का लवण है। दूसरा हम देखते हैं जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक से कराते हैं तो हमारा ये सोडियम जिंकेट बन जाता है और हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यह क्या है? यह हमारा लवण है ना। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो बनता है क्यूप्रिक क्लोराइड और ये हमारा जल बन जाता है। तो ये क्या है? हमारा ये लवण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो बन जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। और क्या बनता है? जल। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा लवण। यानी हम लवण अनेकों तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। हम धातुओं से अभिक्रिया करा करके प्राप्त कर सकते हैं, अम्ल और क्षारकों से अभिक्रिया करा करके हम लवण प्राप्त कर सकते हैं और धातुओं से अभिक्रिया करा करके हम लवण प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं लवण के कुछ गुण देखते हैं। लवण क्या होता है? ये जो लवण होता है, लवण प्रायः ठोस होते हैं। लवण कैसे होते हैं? तो लवण प्रायः ठोस होते हैं, इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब आपको ये नहीं समझ पा रहा कि जो लवण होते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि यह एक तरह का आयनिक यौगिक होते हैं, आयनों के निर्माण से बनते हैं, इसलिए इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं। जो भी लवण होता है वो कैसा होता है जी? तो वो जल में घुलनशील होता है। जो लवण होता है इसका जलीय घोल विद्युत का चालन करते हैं।
लवण का जलीय घोल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। उसके लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एक गिलास ले लेते हैं, ठीक है, और इस गिलास में हम लवण ले लेते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया और यहाँ में हम दो पोल बनाते हैं, यहाँ से तार लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद से, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हम लाइट ले लेते हैं, बल्ब ले लेते हैं, और बल्ब को हम इस कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, और जब यहाँ से हम बैटरी से सप्लाई करते हैं तो इसमें से यहाँ से बैटरी से सप्लाई कर देते हैं, जो धारा होता है ऐसे जाता है, फिर यहाँ से होते हुए इस बल्ब को जला देता है, जिससे पता चलता है कि ये जो लवण होता है, लवण का जो जलीय घोल होता है वो विद्युत का चालन करता है। अब हम देखते हैं कुछ नोट ध्यान देने वाली बातें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। लवण को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करते हैं और उससे जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। और अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो जो पदार्थ बनता है उसे लवण तो कहते ही हैं, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखेंगे लवण परिवार के बारे में। लवण परिवार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। लवण परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ साल्ट। जब देखिए, जब यानी समान आयनों से बने यौगिक को हम लवण परिवार कहते हैं, यानी वैसा यौगिक जो समान आयनों से बने हो, जैसे धन आयन, ऋण आयन, इनसे जो यौगिक बनता है उसे हम लोग लवण परिवार के अंदर रखते हैं। लवण परिवार में 10 लवणों को रखा गया है। उन लवणों को हम लोग 4 समूहों में बांटते हैं और उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सल्फेट लवण। क्या होता है, सल्फेट लवण होता है। तो सल्फेट लवण में क्या आता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सभी सल्फेट लवण में आते हैं। इसमें और भी बहुत सारे लवण होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा गया है, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोराइड लवण। कौन सा लवण आता है, क्लोराइड लवण, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी क्लोराइड लवण के समूह में आते हैं। उसके बाद कार्बोनेट लवण। कार्बोनेट लवण क्या होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट लवण के अंदर आता है। और नाइट्रेट लवण, नाइट्रेट लवण जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया। यानी हम लवण परिवार को 4 समूहों में बांटते हैं। सोडियम सल्फेट लवण, सल्फेट लवण हो जाएगा, क्लोराइड लवण हो जाएगा, कार्बोनेट लवण हो जाएगा, नाइट्रेट लवण हो जाएगा। और इन्हीं 4 समूहों में मिला करके कम से कम 10 लवणों को रखा गया है इस लवण परिवार के अंदर। अब हम लोगों ने पढ़ लिया लवण क्या होता है, वो पढ़ लिया, लवण परिवार क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे लवणों का पीएच मान, लवणों का पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक लेते हैं, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो उससे जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। उदासीन होता है इसलिए उसका पीएच मान 60 होता है। और यह जो लवण होता है, चाहे वो लिटमस पत्र नीला हो या लाल हो, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड जो बनता है ना, प्रबल अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। और ये जो लवण बनता है ये उदासीन लवण होता है और इसका पीएच मान 60 होता है। अगला देखते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। देखिए, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसी का ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल है तो जो लवण बनेगा वो हमारा प्रबल ये अम्लीय हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके जिस लवण का निर्माण करते हैं वो जो लवण होता है अम्लीय होता है। लवण कैसा होता है, अम्लीय होता है। और यह लवण नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये जो होता है ना, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ये जो कॉपर सल्फेट होता है यह एक तरह का अम्लीय लवण होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक।
प्रबल क्षारक के बारे में देख लेते हैं और दुर्बल क्षारक के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रबल क्षारक है तो जो हमारा लवण की प्रकृति होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। लवण की प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय होगा। और जब लवण की प्रकृति क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। और जब इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसा होता है, एक तरह का लवण होता है और इसकी जो प्रकृति होती है यह क्षारीय होती है। तो हम लोगों ने देखा जो लवण का पीएच मान होता है वो उदासीन भी होता है, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। उदासीन कब होता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन बनता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनता है वो अम्लीय बनता है। और जब प्रबल क्षारक और दुर्बल यहाँ पे अम्ल होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे अम्ल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमारा लवण बनता है वो क्षारीय बनता है, ठीक है। तो इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले जो पहला लवण है वो है हमारा साधारण नमक। कौन लवण है हमारा, साधारण नमक। देखिए ये साधारण नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है वो होता है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। और इसको कैसे बनाया जाता है, हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं साधारण नमक को। तो कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, तो हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करता है तो बना देता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। और एक और हमारा पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं जल। ये क्या होता है, हमारा साधारण नमक होता है। अब अगर इसकी प्राकृतिक स्रोत की हम बात करते हैं, इसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो समुद्र का पानी होता है। समुद्र के पानी से भी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। उसके लिए समुद्र के पानी को हम लोग गड्ढा में इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे गड्ढा बना हुआ होता है, ऐसे हम गड्ढा में ये इकट्ठा कर लेते हैं समुद्र के पानी को। और जब समुद्र का पानी इस गड्ढे में से सूख जाता है तो इसमें कुछ पदार्थ बचता है, कुछ अवशेष बचता है। उस अवशेष को हम लोग कारखानों में ले जाते हैं, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और इसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है लवण। क्या होता है, लवण। अब इसमें अशुद्धि के रूप में बहुत सारी चीज मिले हुए होते हैं। अशुद्धि के रूप में जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, अशुद्धि के रूप में मिला हुआ होता है। आपको सोडियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये जो लवण होता है ना, साधारण लवण, उसमें अशुद्धि के रूप में मिला हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए इससे कौन रसायन प्राप्त होता है, तो ये सेंधा नमक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काला नमक, है ना। ये सेंधा नमक प्राप्त होता है। इस सेंधा नमक में अशुद्धि के रूप में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। कैसा होता है, भूरा होता है। और इसको जमीन से खोद के निकाला जाता है, इसलिए इसे खनिज लवण के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग काला नमक का नाम सुने होंगे। जो काला नमक होता है ना, इतना बड़ा बड़ा पाया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक। कौन सा नमक बोलते हैं, सेंधा नमक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब नमक का उपयोग देखते हैं। नमक का उपयोग, तो नमक का उपयोग कहाँ होता है, भोजन में होता है। कहाँ होता है नमक का उपयोग, भोजन में। और कहाँ होता है, तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में होता है। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है उसको सही से कार्य करने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए हम लोग भोजन में अपने नमक का प्रयोग करते हैं या हम लोग सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। मांसपेशियों की गति तथा भोजन को पचाने में HCl अम्ल के उत्पादन होता है। हमारे मांसपेशियों में जो गति होती है ये जो नमक होता है ना, साधारण नमक, इसी से होता है। और हमारे शरीर में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है ये हमारे साधारण नमक से उत्पादन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं अचार मुरब्बा के परिरक्षक में। जैसे अचार देखते हैं, जब अचार आम का अचार है ना,
वो आंवला का अचार, नींबू का अचार ये सब बनाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया जाता है। वो अचार 1 साल 2 साल आसानी से रह जाता है, वो अचार खराब नहीं हो पाता है, नमक उसको सुरक्षित करता है। मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ कि कभी कभी आप नमक को रखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे। कभी कभी जब आप नमक को रखते हैं, ठीक है, तो नमक पसीजना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड, आपके पास जो नमक होता है NaCl, है ना, आप इसको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो ये पसीज जाता है, इसमें से पानी निकलना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, और यह एक प्रस्वेदी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? प्रस्वेदी पदार्थ है, जो हवा से नमी को सोख लेता है। ये क्या करता है? हवा से नमी को सोखता है, और हवा से जब नमी को सोखता है, इसी की वजह से क्या होता है, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये सोडियम क्लोराइड यह पसीजना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस सोडियम क्लोराइड की जो साधारण नमक है, इसमें आयोडीन को मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, और इस नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। इसको मिला करके हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं। अब जब हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, तो इस नमक में आयोडीन पाई जाती है, और आयोडीन जो हमारे ग्वाइटर ग्लैंड है ना, यहाँ पर जो ग्रंथि पाया जाता है ना, उस ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। जब आयोडीन युक्त नमक हम नहीं खाते हैं, तो ये जो ग्रंथि यहाँ पर, जिसको हम लोग ग्वाइटर ग्लैंड बोलते हैं, इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और ये धीरे धीरे फूलना शुरू कर देता है, और फूल करके बाहर निकल आता है, जिसको बोलते हैं घेघा रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? घेघा रोग। तो घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने से घेघा रोग नहीं होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझे होंगे। इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखते हैं जो अगला रसायन होता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो अगर इसका रासायनिक नाम के बारे में बात करें, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इसका हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, ये जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH होता है। अब इसके बनाने की विधि के बारे में हम बात करते हैं। तो जो बनाने की विधि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो होता है ना, हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराया जाता है, तो हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उत्पाद के रूप में दो और पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग क्लोरीन और हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोरीन और हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं ये जो क्लोरीन होता है और हाइड्रोजन होता है, इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरीन का उपयोग। तो ये जो क्लोरीन होता है ना, एक रोगाणु नाशक पदार्थ होता है। क्लोरीन कैसा पदार्थ होता है? एक रोगाणु नाशक पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में होता है। जल को रोगाणु रहित करने में होता है, यानी जब पानी कभी कभी पूरा गंदा हो जाता है, तो उस गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है, और जो पानी प्राप्त होता है उस पानी का प्रयोग हम लोग कपड़े धोने में करते हैं, है ना, मवेशियों को पिलाने वलाने में करते हैं, नहाने वहाने में किया जाता है, और वो पानी प्योर शुद्ध हो जाता है। ठीक है, एकदम शुद्ध हो जाता है। कब? जब हम उसमें क्लोरीन गैस को डाल देते हैं। उसके बाद आता है प्रयोग विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, है ना। क्लोरीन का उपयोग और कहाँ करते हैं? तो विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में करते हैं। उसके बाद PVC यानी पॉलीविनाइल, PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC के निर्माण में होता है CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत खतरनाक गैस होता है CFC, जो हमारे फ्रिज से AC से निकलता है और ओजोन परत को आज ये धीरे धीरे क्षति कर रहा है, जिस वजह से ओजोन का जो परत है वो हल्का पतला होते जा रहा है, धीरे धीरे पतला होते जा रहा है और उसका सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आज का ये जो धूप निकल रहा है बहुत तीखा निकल रहा है, बहुत तेज निकल रहा है। ये जो धूप होता है काफी असहनीय होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये CFC की वजह से होता है। हमारा ओजोन परत धीरे धीरे पतला होते जा रहा है और इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी हम लोग क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है एक नशा करने वाला पदार्थ होता है। इस पदार्थ का प्रयोग रोगियों को बेहोश करने में किया जाता है, या इसका गलत प्रयोग भी लोग करते हैं। अपने जो रुमाल होता है उस रुमाल में इसका स्प्रे लगा देते हैं और किसी के नाक पर लगाते हैं तो आदमी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और किडनैपिंग वगैरह इस आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कपड़ों एवं कागज के रंगों को विरंजित करने में आप देखते हैं ये जो कपड़ा होता है और कागज का रंग होता है उसको काफी दिनों तक रखने के लिए हम लोग उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा का रंग और कागज का रंग जल्दी समाप्त नहीं होता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कपड़ों और कागज के रंगों को विरंजित करने में करते हैं। अब उसके बाद से आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग रॉकेट के ईंधन में करते हैं। किस ईंधन में करते हैं? रॉकेट के ईंधन में। ये जो हाइड्रोजन होता है रॉकेट में जो डाला जाता है वो द्रवीय अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, जिसकी वजह से इसका हम लोग आसानी से प्रयोग करते हैं। जब रॉकेट के रूप में रॉकेट के ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है तो यह आसानी से बाहर निकलता है और वातावरण में जल से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये तुरंत एक वाष्प बना देता है जो धुआं के रूप में दिखाई देता है। आप देखे होंगे दिन के समय जब रॉकेट एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखे होंगे तो उसके पीछे से सफेद सफेद पदार्थ बाहर निकलता है, जो धुआं नहीं होता है, एक तरह का वाष्प होता है, एक तरह का भाप होता है। ठीक है। और ये जो होता है ना, इसका जब हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं तो ये प्रदूषण रहित होता है, इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए रॉकेटों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन का अगला उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, HCl के उत्पादन में हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में। ये जो अमोनिया होता है NH4, इसका NH3 होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? खाद में करते हैं। और वो कैसे तैयार होता है? तो वह हाइड्रोजन से तैयार होता है। उसके बाद इसका जो अगला उपयोग होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में। आप देखते हैं आजकल मार्केट में जो भी घी जैसे रिफाइन आ रहा है, जैसे झूला हो गया है ना, और सोया हो गया, ये सब बहुत सारा प्रकार का रिफाइन आ गया है। उसका प्रयोग उसको कैसे बनाया जाता है? तो उसको इसी विधि से हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। उसके जो बीज होते हैं उसको क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद उसको लिक्विड अवस्था में बदला जाता है, उसके बाद इसमें ये हाइड्रोजन मिलाया जाता है, जिस पर आसानी से वो जो शुद्ध रिफाइन होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। जैसे ये ऊपर वाला है, इसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। ये जो सबसे पहले इसका उपयोग धातु से गिरीज हटाने में होता है। जब धातु के ऊपर गिरीज लग जाता है तो उसको फिर से पुनः साफ करने में, एकदम चिकना करने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद साबुन अपमार्जक कागज का निर्माण होता है। जो साबुन का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं उसमें। हम बताएंगे आपको कि कैसे साबुन का निर्माण होता है, इसके बाद वाले क्लास में बताएंगे। ठीक है। जब मैं आपको केमिस्ट्री का चौथा लेसन पढ़ाऊंगा ना, कार्बनिक पदार्थ, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो साबुन अपमार्जक और कागज के निर्माण में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कृत्रिम फाइबर्स, कृत्रिम वस्त्र, रेशे आदि के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। कृत्रिम फाइबर जैसे कि जो फाइबर आजकल बहुत सारा फाइबर आ रहा है, फाइबर का प्लेट हो गया, फाइबर का ग्लास हो गया, फाइबर का ये जो दरवाजा हो गया है ना, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वस्त्र यानी जो धागे हम लोग स्वतः अपने आप से तैयार करते हैं, जो कीटों के द्वारा तैयार नहीं होता है, जो हम लोग जिस धागे को अपने आप से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे जो होते हैं ना, उस कृत्रिम रेशे से बनता है कृत्रिम वस्त्र बनता
होता है तो उस वस्त्र का बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो रेसे हो गया, रेसे में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में, ये जो बॉक्साइट अयस्क होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कासन के लिए, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी बातें समझे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। इसके बाद जब मैं आपका क्लास लूँगा तो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बताऊंगा, खाने वाला सोडा के बारे में, है ना, और ये धुआं सोडा होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का। जय हिंद।